Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I am Dr. Daman Benipal, and in this video we'll be discussing some of the important current affairs which are important from our UPSC preparation point of view. So let's begin with our today's video. हम आज इस वीडियो में सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये आर्टिकल जीएस पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसकी रेलेवेंस प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी टॉपिक काफ़ी रेलेवेंट है। दिस टॉपिक इज अबाउट द एक्सटर्नल सेक्टर रिपोर्ट 2022। अब अगर आप कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकाल के देखेंगे तो हम ये बात जानते हैं कि डायरेक्टली क्वेश्चंस प्रीलिम्स में रिपोर्ट से आ जाते हैं कि ये जो रिपोर्ट है ये किसने रिलीज़ की है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल सेक्टर रिपोर्ट, इट इज़ रिलीज्ड बाय IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो पहली चीज़ तो आपने यही याद रखनी है कि जो एक्सटर्नल सेक्टर रिपोर्ट 2022 है, दिस हैज़ बीन रिलीज्ड बाय IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अपार्ट फ्रॉम दिस, इस रिपोर्ट में कंट्रीज़ के लिए सजेशंस हैं। हम यहाँ पे इंडिया को IMF ने क्या सजेशंस दिए हैं, क्या रिकमेंडेशंस दी हैं, वो डिस्कस करेंगे। ओवरऑल जो मेजर हाइलाइट्स रही हैं इस रिपोर्ट की, वो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द रिकमेंडेशंस, द मेजर रिकमेंडेशंस ऑफ दिस रिपोर्ट। सबसे पहले IMF ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इंडिया को फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी स्टिमुलस को लेकर सजेशंस दी हैं। IMF सजेस्टेड इंडिया to withdraw the fiscal and monetary policy stimulus gradually। अब ये क्या है देखें, सपोज हमारे पास वी टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट सेक्टर, वी टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड गवर्नमेंट्स वांट्स टू एनकरेज द प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी। So the action that will be taken by the government to boost the private sector economic activity, it is called as economic stimulus। गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर की इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए जो एक्शन लेता है उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक स्टिमुलस। लेकिन ये एक्शन आता कैसे है, किस तरह गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर की इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट करती है? सो इट इज़ डन बाय एंगेजिंग इन दी टारगेटेड एंड द एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट के लिए एक टूल बनते हैं जिनको टारगेट करके, जिनको एक्सपैंड करके गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बूस्ट देता है, जिसे अल्टीमेटली एक इकोनॉमिक स्टिमुलस आता है। बट बोथ ऑफ दीज, बी इट मॉनेटरी पॉलिसी, बी इट फिस्कल पॉलिसी, दीज आर डिफरेंट। व्हेन वी टॉक अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी, it is concerned with the management of interest rate, the total money supply in the circulation, and it is carried out by the central bank. Like in India, Reserve Bank of India RBI is concerned with कि कितना interest rate रखना है, कितना money circulation में आएगा, inflation को कैसे handle करना है। So that is the monetary policy. Fiscal policy on the other hand, see, fiscal policy is a collective term, it is used for taxing and spending of the government। तो फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी को टारगेट करके, एक्सपैंड करके गवर्नमेंट एक इकोनॉमिक स्टिमुलस लेकर आती है। अब IMF ने इंडिया को ये सजेस्ट किया है दैट इंडिया शुड विड्रॉ दीज फिस्कल स्टिमुलस, दिस मॉनेटरी पॉलिसी स्टिमुलस ग्रेजुअली। इस सजेशन के साथ साथ एक और चीज़ जो इंडिया के लिए थी, दैट वाज रिलेटेड टू द एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इंडिया शुड डेवलप एन एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारी जो शिपमेंट्स हैं उन्हें हमें स्केल अप करना होगा, चाहे इसके लिए हमारे जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनके साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करें, ताकि हम एक कंफर्टेबल एक्सटर्नल सेक्टर बैलेंस अचीव कर पाएँ। So we need to boost our export infrastructure, and to boost that we will need free trade agreements। उसके अलावा IMF ने लिबरलाइजेशन को लेकर भी कमेंट किया है। एक सजेशन लिबरलाइजेशन को लेकर भी है that India should be accompanied by this further liberalization, and जो हमारे इन्वेस्टमेंट रिजीम है उसमें लिबरलाइजेशन लेकर आनी होगी।
हमारे जो टैरिफ्स हैं उनकी रिडक्शन करनी होगी, स्पेशली जो इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर जो टैरिफ्स लगते हैं, वी नीड टू रिड्यूस दोज. सो इंडिया शुड work on liberalization of the investment regime and the reduction in the tariffs. इसके अलावा जो हम करंटली डिस्कस कर रहे हैं, हमने हमारे लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, इट वाज अबाउट द डेप्रिशिएशन ऑफ द रुपी अगेंस्ट डॉलर. यस, रुपी इज डेप्रिशिएटिंग अगेंस्ट डॉलर एंड इसे लेकर हम फॉरेक्स मार्केट के थ्रू इंटरवेंशन करते हैं. अब IMF का ये कहना है कि ये जो इंटरवेंशंस हैं इंडिया की इन द फॉरेक्स मार्केट, इट शुड बी लिमिटेड. इट शुड बी लिमिटेड टू एड्रेसिंग ओनली द डिसऑर्डरली मार्केट कंडीशंस. ऑलरेडी RBI ने एक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का एक कंफर्टेबल लेवल है, जो कि रिसेंट ड्रॉप्स हमारे पास आए थे. ये कहा जा रहा था दैट द फॉरेक्स रिजर्व इज still enough to cover 8 months of imports only, and the accumulation of additional reserves is less warranted. So keeping that in mind, keeping these things in mind, that RBI has already a comfortable level of foreign exchange reserve, the interventions in the forex market should be limited. We also need structural reforms. जो global value chain है उसमें, ताकि हमारी इंटीग्रेशन और डीप हो सके, हम और FDI को अट्रैक्ट कर पाएँ, वी विल हैव टू वर्क ऑन मोर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स. दीज आर द सजेशंस गिवन टू इंडिया बाय IMF. यहाँ पे अगर हम करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें, अब IMF ने फोरकास्ट किया है कि इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, इट्स गोइंग टू वर्सन टू $108 बिलियन. मतलब बेसिकली हमारी GDP का 3.1% हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट हो सकता है. लास्ट ईयर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट 38 बिलियन था, जो कि 1.2% था GDP के. ये तो हमने हमारी लास्ट वीडियो में भी देखा है, जब हमने ट्रेड डेफिसिट की बात की है. वी हैव सीन कि हमारा ट्रेड डेफिसिट एक साल में 3 टाइम्स बढ़ चुका है. सिमिलरली करंट अकाउंट डेफिसिट भी 3.1% ऑफ GDP तक वर्सन अप हो सकता है. एंड ये जो इतना बड़ा इंक्रीज हुआ है, जो स्पाइक हुआ है करंट अकाउंट डेफिसिट में, ये इन्फ्लेशन के चलते हैं. यूरोप में यूक्रेन के साथ होने वाली वॉर में जो ऑयल प्राइसेस हैं वो बढ़ चुके हैं. ट्रेड डेफिसिट में हमें ये पता है कि हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, तो हमारे जो इंपोर्ट्स हैं वो एक्सपेंसिव हो गए हैं, और ऑयल उनमें से एक एक्सपेंसिव इंपोर्ट है, जिसकी वजह से हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसका इतना बड़ा स्पाइक आ रहा है. अगर हम टैरिफ की बात करें तो इंडिया में जो एवरेज तौर पे जो इंपोर्ट्स के ऊपर टैरिफ लगाया जाता है वो 2021 में 18.3 था, और इससे पहले इट वाज 15%. तो हम इंपोर्ट्स को डिस्करेज करने के लिए, ताकि इंपोर्ट्स ना लिए जाएं, इंपोर्ट्स हम ना किए रहें, इंपोर्ट्स को डिस्करेज करने के लिए इंपोर्ट्स पे लगने वाला टैरिफ भी बढ़ाया गया है. लेकिन इसकी भी एक लिमिट है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे पास WTO आ जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है, विच सेट्स द परमिसिबल लिमिट फॉर द कंट्री, जितना कि इंपोर्ट टैरिफ्स लगाया जाए ताकि इंपोर्ट्स को डिस्करेज करें. लेकिन आप अनरीजनेबल टैरिफ नहीं लगा सकते, बिकॉज इट विल बी अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. और यहाँ पे स्पेशली अगर हम हमारी जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन देखें, ये बेसिकली हमारे एक्सटर्नल फाइनेंशियल एसेट्स कितने हैं और हमारी लायबिलिटीज़ कितनी हैं, हमारे एसेट कितने हैं और लायबिलिटीज़ कितनी हैं, इनका जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन. ये इम्प्रूव हुई है. 2021 के एंड में हमारी नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन -11.1% पर पहुंची थी ऑफ GDP, जो कि इससे पहले -13.5% पे थी. तो हमें ये समझना होगा कि अब देखो जो सजेशंस दी हैं उन पे दोबारा आते हैं यहाँ पे. अब IMF ने इंडिया को कहा कि आप फिस्कल और मॉनेटरी जो आपके मेजर्स हैं इससे विड्रॉ करें.
हालांकि आरबीआई ने ऑलरेडी हमारे जो इंटरेस्ट रेट हैं वो 19 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज़ कर दिए थे अगर हम मई से लेकर अब तक की बात करें, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि 35 to 50 बेसिस पॉइंट और जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो इंक्रीज़ हो सकते हैं। तो एक तरफ IMF कह रहा है कि इंडिया शुड विड्रॉ फ्रॉम दीज फिस्कल मेजर्स एंड मॉनेटरी मेजर्स, वेयर एज वी आर सिग्निफिकेंटली टेकिंग स्टेप्स विद दैट ओनली। हमारे जो लिक्विडिटी मेजर्स हैं, पैंडेमिक की वजह से वी हैव ऑल्सो एंडेड सम ऑफ दोज, एंड नाउ आवर फिस्कल मेजर्स वर मोस्टली एमिंग टुवर्ड्स बूस्टिंग द सप्लाई साइड एंड नॉट मच ऑन द डिमांड साइड। एंड करंट अकाउंट डेफिसिट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो करंट अकाउंट डेफिसिट इज ब्रॉडली कंसिस्टेंट विद द पर कैपिटा इनकम लेवल। जो हमारे फेवरेबल ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स हैं, जो हमारे डेमोग्राफिक ट्रेंड्स हैं, डेवलपमेंटल नीड्स हैं, इट इज़ ब्रॉडली कंसिस्टेंट विद दैट। और रही बात हमारी एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी की, हाँ, कि हमारी ग्लोबल जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं जिसकी वजह से कमोडिटी प्राइसेस के अंदर इंक्रीज आ रहा है, दैट इज स्टिल देयर। जो ये वल्नरेबिलिटीज आ रही हैं, दीज आर कमिंग फ्रॉम दीज वॉलेटाइल ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशंस, and it significantly increases the commodity prices, not just for India but for everyone. और यहाँ पे अगर हम हमारी जो external debt liabilities देखें, these are also moderate if we compare this with the peers and the short term rollover risk, it is all of these are limited. India in the international bond indices, it should increase the portfolio investment inflow, ये ज़रूर है, ताकि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसके लिए फाइनेंसिंग आए फॉर द मीडियम टर्म। तो कुछ हमें पता चल रहा है हमारी इंडियन इकोनॉमी के बारे में, यहाँ पे एक्सटर्नल सेक्टर की मेनली यहाँ पे बात हुई है, सो दिस रिपोर्ट वाज इम्पॉर्टेंट। अब वही चीज़, ये एक्सटर्नल सेक्टर रिपोर्ट किसने रिलीज़ की है? IMF ने रिलीज़ की है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने रिलीज़ की है। तो आप इसे अगैन काफ़ी डिटेल में अपनी इकोनॉमी की क्लासेस में पढ़ते हैं, लेकिन हम एक क्विक ओवरव्यू लेंगे अबाउट द IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। 1930s में ग्रेट डिप्रेशन आता है। इस ग्रेट डिप्रेशन के बाद IMF को सेटअप किया जाता है इन 1944। IMF और वर्ल्ड बैंक, इनको ब्रेटन वुड्स ट्विंस भी कहते हैं, बिकॉज US में ब्रेटन वुड्स में कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें एग्री किया गया था कि वर्ल्ड बैंक बनाएंगे और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बनाएंगे। सो देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज ब्रेटन वुड ट्विंस। IMF इज गवर्न्ड बाय एंड इज अकाउंटेबल टू 190 कंट्री, जो कि टोटल इसकी मेंबरशिप बनाते हैं। इंडिया ने 1945 में IMF को ज्वाइन कर लिया था। इंडिया इज मेंबर ऑफ IMF सिंस 1945। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इस बॉडी का एम क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। द एम इज टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ आवर इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। हमारी जो एक्सचेंज रेट्स चलती हैं, हमारे जो इंटरनेशनल पेमेंट्स हैं, इन सब में एक स्टेबिलिटी रहे, because it will ultimately gonna encourage the country, it will encourage the citizens to transact with each other. इसका मैंडेट 2012 में अपडेट किया गया था, और इसमें जो भी मैक्रो इकोनॉमिकल जो एस्पेक्ट्स हैं, जो सोशल इश्यूज़ हैं, जो कि अल्टीमेटली ग्लोबल स्टेबिलिटी के ऊपर इफेक्ट कर सकते हैं, उनको भी IMF के मैंडेट में लाया गया था। IMF की फाइनेंसिंग अगर हम देखें, सो द मनी दैट इज कंट्रीज पेइंग एज द फॉर्म ऑफ द कैपिटल सब्सक्रिप्शन, जो कोटा है, जब वो मेंबर बनते हैं वहाँ से पैसे आते हैं। सो ईच मेंबर ऑफ IMF इज असाइंड अ कोटा। दिस इज बेस्ड ऑन देयर पोजिशन इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, एंड देन कंट्री कैन बोरो फ्रॉम दिस पूल ऑफ मनी व्हेन दे आर इन फाइनेंशियल डिफिकल्टी, जैसे कि अभी श्रीलंका मांग रहा था IMF विद पाकिस्तान। तो जब कंट्री मेंबर बनता है, उनकी पोजीशन के हिसाब से इन द वर्ल्ड इकोनॉमी दे आर असाइंड सम कोटा, और ये फंड क्रिएट किया जाता है जिससे जो मेंबर कंट्रीज है, जब उनको फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आती हैं, तब वो यहाँ से जो मनी है वो बोरो करते हैं। अब अक्सर यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं IMF
कौन कौन सी रिपोर्ट रिलीज़ करता है, दिस इज़ दी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो एक तो आज हमने डिस्कस कर लिया एक्सटर्नल सेक्टर रिपोर्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस याद रखिएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इज ऑल्सो रिलीज बाय IMF, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इज ऑल्सो रिलीज बाय IMF। हमने हमारी कल की क्लास में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट डिस्कस किया था, दैट वाज इंडियाज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, और वो रिलीज़ की थी RBI ने। लेकिन जब ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट की बात आती है, इट इज़ रिलीज बाय IMF। देयर इज रिपोर्ट कॉल्ड एज फिस्कल मॉनिटर, ग्लोबल पॉलिसी एजेंडा। दीज आर, तो 5 रिपोर्ट्स आपको पता होनी चाहिए जो IMF रिलीज़ करता है: वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, फिस्कल मॉनिटर, ग्लोबल पॉलिसी एजेंडा एंड योर एक्सटर्नल सेक्टर रिपोर्ट। ये चीज़ याद रखेंगे, इट विल हेल्प यू टू सॉल्व सच रिपोर्ट बेस्ड क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल अगेन GS पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इट रिलेट्स टू इंटरनेशनल रिलेशंस। It is about the Iran nuclear talk. So again there are some new round of talks which are going on for the revival of the nuclear deal between the Iran and the world power. 2015 की जो न्यूक्लियर डील है ईरान और बाकी की वर्ल्ड पावर्स में, इसके रिवाइवल को लेकर दोबारा न्यू राउंड्स ऑफ टॉक्स हैज़ बिगिन इन वियना। सो थोड़ा बेसिक देखते हैं इसका। इस ईरान डील को, इस न्यूक्लियर डील को, जिसे फॉर्मली JCPOA कहा जाता है, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ईरान साइंड दिस न्यूक्लियर डील विद दीज वर्ल्ड पावर्स इन जुलाई 2015। 2015 में ईरान ने ये डील साइन की। एंड विद दिस जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन दे एग्रीड टू कर्ब ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, कि ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं उनको कर्ब किया गया, और इन टर्न जो ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाई गई थी उनको रिमूव किया गया। बट देन बड़ी डेवलपमेंट ये होती है कि 2018 में फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ US डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे यूनाइटेड स्टेट्स ने यूनिलैटरली इस JCPOA ईरान न्यूक्लियर डील से विड्रॉ कर दिया, एंड दे रीइम्पोज्ड द सैंक्शंस ऑन ईरान। अब इसे लेकर ईरान ने भी बैक ट्रैक किया ऑन दीज ऑब्लिगेशंस। अब USA का करंट स्टैंड ये है दैट दे आर रेडी टू री एंगेज इन द मीनिंगफुल डिप्लोमेसी ऑन दिस इशू, एंड दे इंटेंड टू रीजॉइन द डील, बट दे आर इंसिस्टिंग ईरान दैट दे मस्ट फॉलो द फुल कंप्लायंस विद द एग्रीमेंट फर्स्ट, कि एग्रीमेंट में जो भी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को कर्ब करने के लिए जो सैंक्शंस लगाई गई थी, जो वो था, ईरान उससे कम्प्लीटली कंप्लायंस करे, एग्री करे, एंड देन US विल रीजॉइन इट। अब यहाँ पे हम जब जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन की बात कर ही रहे हैं, तो इसी को थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। 2015 में ईरान ने एग्री किया, दिस इज़ एंटायर डील ऑन द न्यूक्लियर प्रोग्राम, एक लॉन्ग टर्म डील थी उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, जिसमें जो वर्ल्ड पावर्स आती हैं, दीज आर P5+1। P5+1 मतलब US, UK, फ्रांस, चाइना, रशिया, जर्मनी, दीज आर द कंट्रीज। याद रखिएगा P5+1, US, UK, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, चाइना। अब इसका एम ये है कि ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उनका जो सिविलियन नेचर है, मतलब ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम दिस हैज़ टू बी फॉर सिविलियन नेचर, उसे गारंटी किया जाए, टू गारंटी द सिविलियन नेचर ऑफ द ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। और इसके एक्सचेंज में, इसके बदले में ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगाई गई थी इनको ग्रेजुअली लिफ्ट ऑफ किया जाएगा। अब इसके तहत ईरान ने काफ़ी कुछ एग्रीमेंट्स किए, दे सिग्निफिकेंटली रिड्यूस देयर स्टोर of some weapons like centrifuges, enriched uranium, heavy water, इन सब के जो स्टोर्स थे उनको कट किया गया। That Iran would only have enough uranium to maintain its energy, सिर्फ इतना enriched uranium हो जिससे कि वो अपनी एनर्जी सिविलियन यूज़ के लिए उसको यूज़ कर पाएँ, not to build a nuclear bomb. And it was also agreed कि जो उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम हैं उनको डिसमेंटल किया जाएगा, एंड ऑल्सो टू ओपन इट्स फैसिलिटी फॉर इंटरनेशनल इंस्पेक्शंस। और इसके बदले में
जो सैंक्शंस लगाई गई थी दे विल एक्सचेंज फॉर द $1 बिलियन एक्सटेंशन, जो सैंक्शंस जो लगी थी उनका हट जाएंगी, रिलीफ मिल जाएगा। और इस न्यूक्लियर डील में, ईरान न्यूक्लियर डील में, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। दे एक्टेड इन द इन्फोर्समेंट ऑफ इट, कीपिंग द डील, कीपिंग चेक ऑन ईरान, द पीरियोडिक इंस्पेक्शन, एवरीथिंग वाज डन अंडर द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसे पॉपुलरली कहा जाता है एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, दिस इज एटम फॉर पीस एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बेसिकली एक इंटरनेशनल सेंटर है न्यूक्लियर, चाहिए जो भी कुछ होगा दैट विल हैपन इन द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। 1957 में एज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन इसे इस्टेब्लिश किया गया था, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द कोल्ड वॉर बिटवीन US एंड सोवियत यूनियन वॉज एट हाइप, जिसके चलते इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को इस्टेब्लिश किया गया। ऑल्सो वी नो दिस कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो वर्ल्ड था वो 2 पावर ब्लॉक्स के अंदर 2 सुपर पावर्स के बीच में डिवाइड हो गया था। वन वॉज सोवियत यूनियन एंड द अदर वॉज US, and both of these superpowers, they were primarily engaged in an ideological war. वेस्ट की, US की जो कैपिटलिस्टिक आइडियल्स थे, they were against रशियाज कम्युनिस्ट आइडियल्स। तो ये एक आइडियोलॉजिकल वॉर थी, एंड दिस वॉर केम टू एन एंड with disintegration of Soviet Union in 1991. Although it was established independently, it was established independent of the United Nations through its own international treaty, but this agency reports both to United Nations General Assembly as well as United Nations Security Council. It works with the member state and multiple partners, and ये वर्ल्ड वाइड किस तरीके से जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका यूज़ को प्रमोट करते हैं, इसे और सिक्योर बनाने के ऊपर काम करते हैं। दे ऑल्सो टॉक अबाउट द पीसफुल यूज़, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, द पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। अब अल्टीमेटली हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ईरान न्यूक्लियर टॉक है भाई, इसका इफेक्ट इंडिया के ऊपर क्या है? व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ऑल ऑन इंडिया? सबसे पहली चीज़, अगर ईरान के ऊपर सैंक्शंस रिमूव होती हैं, इससे इंडिया का फ़ायदा है कि ईरान में इंडिया का चाबहार है, बंदर अब्बास पोर्ट्स हैं, इट विल रीकिंडल इट। इंडिया हैज़ एन इंटरेस्ट इन द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर एज वेल। हमने थोड़े दिनों पहले कवर किया है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, जो कि रशिया और इंडिया को कनेक्ट करता है वाया ईरान। It will boost the connectivity with the other Central Asian republics. So, इससे रीजनल कनेक्टिविटी और ज़्यादा आसान हो जाएगी। इससे इंडिया को एक असिस्टेंस मिल पाएगी, जिससे कि जो चाइना का फुटप्रिंट इंक्रीज होता जा रहा है इन दिस इंडियन ओशन रीजन, लाइक फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का जो बॉर्डर पोर्ट है, बिकॉज इट इज़ वेरी क्लोज टू द चाबहार पोर्ट एंड द बंदर अब्बास पोर्ट, चाइना की प्रेजेंस यहाँ से इंडिया न्यूट्रलाइज कर सकता है, और चाइना का ये जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी है, इसे भी हम यहाँ से काउंटर कर सकते हैं। एंड देन हम कैट्सा की बात कर रहे थे, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस एक्ट, ये US का एक्ट है। अब क्योंकि ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगी हुई थी, लेकिन हम उनसे ट्रेड जब कर रहे थे तो कैट्सा का खतरा लगा हुआ था। इंडिया हैड टू ब्रिंग डाउन द ऑयल इम्पोर्ट्स टू ज़ीरो, और अगर US और ईरान के बीच में जो लिंक्स हैं वो रीइस्टैब्लिश हो जाते हैं, सो दिस विल हेल्प इंडिया टू प्रोक्योर चीप ऑयल फ्रॉम ईरान, एंड दिस विल एड इन एनर्जी सिक्योरिटी। बट दिस इज अनलाइकली दैट टू बी अ मीटिंग दैट विल रिजॉल्व द आउटस्टैंडिंग इशूज, बट अल्टीमेटली इट विल क्रिएट अ ब्रेक थ्रू विच इज नेसेसरी टू पुश टॉक्स. You're pushing the talks towards finishing line instead of collapsing it. The restored deal could reduce the chances of another escalation, and it could further
the regional stability. Now, India needs to maintain a balanced and diplomatic relation with all the stakeholders ताकि हमारे खुद के जो इंटरेस्ट हैं वो बने रहे. अब यहाँ से इस पूरे टॉपिक से प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है विच इज़ यूरेनियम. यूरेनियम एज अ फ्यूल. So this nuclear fuel, it is mined from naturally occurring uranium ore deposits, and then it goes through the chemical reaction and separation processes. जो यूरेनियम है इसके दो आइसोटोप्स होते हैं. वन इज 238, दिस इज 99% ऑफ यूरेनियम, एंड देर इज यूरेनियम 235 विच इज ओनली 0.72%. जो 238 इट इज़ नॉट फिजिबल. Therefore 235 की जो कंसनट्रेशन है दैट मस्ट बी इंक्रीज्ड ताकि उसको न्यूक्लियर फ्यूल के तौर पे यूज़ किया जा सके. 238 सॉरी. जो 235 है इट इज़ अ फिजिबल मटीरियल बिकॉज इट कैन सस्टेन दैट चेन रिएक्शन जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर होते हैं. अब यहाँ पे जो यूरेनियम इनरिचमेंट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. यूरेनियम इनरिचमेंट वो प्रोसेस है जिसके थ्रू इस इफेक्टिव न्यूक्लियर फ्यूल को क्रिएट किया जाता है आउट ऑफ द माइंड यूरेनियम. इसमें जो यूरेनियम 235 है इसकी जो परसेंटेज है जो इसकी एफिशिएंसी है उसे बढ़ाया जाता है. इस इनरिचमेंट प्रोसेस में बेसिकली यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 इन आइसोटोप्स को सेपरेट किया जाता है. अब न्यूक्लियर वेपन्स के लिए इस एनरिच्ड यूरेनियम को जो वेपन ग्रेड यूरेनियम है इट इज़ रिक्वायर्ड अप टू 90% और मोर. इतनी एनरिचमेंट चाहिए. न्यूक्लियर रिएक्टर में जो लो एनरिच्ड यूरेनियम है, न्यूक्लियर रिएक्टर ग्रेड का जो यूरेनियम है, इसमें ओनली 3 to 4% की एनरिचमेंट की ज़रूरत पड़ती है. सो ये कुछ बेसिक सी टर्म है. कौन से दो आइसोटोप है, कौन सा फिजिबल है, कौन सा फिजिबल नहीं है, यूरेनियम एनरिचमेंट में क्या होता है, किस न्यूक्लियर वेपन में ज़्यादा एनरिचमेंट चाहिए, कि न्यूक्लियर रिएक्टर में ज़्यादा एनरिचमेंट चाहिए, ऐसी चीज़ें आप याद रखेंगे स्पेशली फॉर योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन. थैंक यू सो मच.